तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, वक्त को बदलने की कोशिश ना कर। दिल खोल कर सांस ले, ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। कुछ बातें रब पे छोड़ दे, सब कुछ सुलझाने की कोशिश मत कर। और आज हम बात करने वाले हैं थायराइड इन गर्ल्स के बारे में। डॉक्टर, सबसे पहले तो हमें थायराइड जो बीमारी है उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, ये होती क्या है? थायराइड एक्चुअली एक ग्लैंड है जो हमारी गर्दन के निचले हिस्से में सामनी तरफ पर होती है। इसका सबसे कॉमन डिसऑर्डर होता है कि बड़ी हो जाती है, जिसके कुछ फिजियोलॉजिकल कारण भी होते हैं और कुछ डिसीज़ के कारण भी होता है। इसके बाद आता है इसका कम काम करना या ज़्यादा काम करना, और फिर इसके कैंसर्स भी हो सकते हैं। तो इसके कारणों में एक कारण जो कम काम करने का कारण है आयोडीन डेफिशिएंसी। उसके कारण ये ग्लैंड कम काम कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। और दूसरा कारण होता है अगर ऑटो इम्यूनिटी है, दैट हमारी बॉडी इस ग्लैंड के अगेंस्ट काम करती है और इसको डिसीज कर देती है, तब भी हम हाइपोथायराइड हो जाते हैं। और इसका रिवर्स हमें हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है जो इसको स्टिमुलेट कर देती है। जैसे कि डॉक्टर ने बताया, थायराइड एक ग्लैंड है और अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है वो ज़्यादा भी काम कर सकता है, कम भी काम कर सकता है। कम तब काम करेगा जब आयोडीन की डेफिशिएंसी है। तो डॉक्टर, थायराइड जो आपने बताया बहुत सारा कैंसर भी हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है, तो इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं जो थायराइड के हैं? थायराइड डिसऑर्डर्स के जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड का कम काम करना, हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड का ज़्यादा काम करना, सिर्फ थायराइड ग्लैंड का एनलार्ज हो जाना जिसको बोलते हैं हम गॉइटर, या फिर थायराइड का कैंसर। सो जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स है इसका कम काम करना है, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। डॉक्टर ने टाइप्स ऑफ थायराइड्स बताया, या तो कम काम करता है या तो ज़्यादा काम करता है। एक तो आपने बताया कि सिर्फ ग्लैंड बड़ा हो जाता है, उसका क्या है? उसको गॉइटर कहते हैं। उसका मोस्ट कॉमन कॉज अगेन आयोडीन डेफिशिएंसी होता है, जिसमें हमारी ग्लैंड ज़्यादा काम करती है आयोडीन डेफिशिएंसी को कॉम्पनसेट करने के लिए, और ये एनलार्ज हो जाती है। कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस भी होती हैं, लाइक प्यूबर्टी के टाइम बड़ी हो जाती है ताकि वो कंपनसेट कर सके प्यूबर्टी की नीड्स को। प्रेगनेंसी के टाइम बड़ी हो जाती है। उन कंडीशंस में ये फिजियोलॉजिकल है। या फिर किसी डिसीज स्टेज में, लाइक थायराइड का भी मैंने आपको जैसे बताया कि इधर आयोडीन डेफिशिएंसी या फिर ऑटो इम्यूनिटी के कारण डैमेज हो रही है। तो फर्स्ट स्टेज में ऑटो इम्यूनिटी में भी, जिसे हम हाशिमोटोज थायराइडाइटिस बोलते हैं, ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है। लास्ट जो सबसे अनकॉमन चीज़ है कि मैलिग्नेंसी, उसमें कुछ कैंसर बन गया, उस समय भी ये बढ़ जाती है। तो एक बहुत ही डेंजरस टाइप का भी हो सकता है अगर हम इसको टाइम पे ट्रीट ना करवाएं। बहुत सारी बीमारियां इससे एसोसिएटेड है, बहुत सारे टाइप ऑफ थायराइड्स हैं। तो मैम, जैसे आपने आयोडीन एक कारण बताया और भी बहुत कारण बताए, तो कारण तो बहुत है। क्या इसका हेरिडिटरी रीज़न भी होता है कि किसी माँ को है उसके बच्चे को हो गए, कुछ ऐसा भी होता है? इसके 2-3 चीज़ें हैं जिसमें ये फैमिलियल हो सकता है। एक तो है कि आयोडीन डेफिशिएंसी अगर एक फैमिली में है तो सबको लाइकली है कि आयोडीन डेफिशिएंसी है। मदर अगर प्रेग्नेंट है उस समय उसको आयोडीन डेफिशिएंसी है, तो बच्चे को सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी और कंजेनाइटल बाय बर्थ हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस होते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है मेंटल रिटार्डेशन का। दूसरा कारण होता है कि जो ऑटो इम्यूनिटी बताया वो भी फैमिलियल होती है। कुछ जीन्स होते हैं जो प्री डिस्पोज करते हैं ऑटो इम्यूनिटी को। इसके अलावा कुछ रेयर कॉजेज भी होते हैं जिसमें मदर से बच्चे में जा सकता है, पर मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो फैमिलियल नहीं होते हैं। ऑल्दो फैमिलियल क्लस्टरिंग हो सकता है कि एक ही फैमिली में 2-3 लोगों को होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट सीधा एक से एक, जैसे कुछ डिसऑर्डर में होते हैं कि मदर को है तो बच्चे को 50% होने के चांसेस है, ऐसा रेयर होता है। तो हेरिडिटरी है। तो उसके अलावा कौन से हैं मैम? गर्ल्स में स्पेशली आपने बताया, पुबर्टी में बताया, प्रेगनेंसी में बताया, तो गर्ल्स, जैसे हम थायराइड गर्ल्स की बात कर रहे हैं, तो गर्ल्स के कुछ बताइए कॉजेस। गर्ल्स में जितने भी एंडोक्राइन, थायराइड को ही छोड़ दें, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि जो हार्मोनल मिल्यू होता है जो फीमेल्स का, उस कारण से, और जो रिपीटेड प्रेगनेंसीज होते हैं उससे ऑटो इम्यूनिटी होने के बॉडी के अपने अगेंस्ट लड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज जो बेबी होता है, फीटस, वो एक ऐसे एलर्जन काम करता है, तो इसलिए रिपीटेड प्रेगनेंसीज के बाद ऑटोइम्यून डिसीजेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो एक कारण है कि महिलाओं में थायराइड की समस्या ज़्यादा पाई जाती है।
तो जैसे कि मैम ने बताया कि महिलाओं में ये कॉमन है क्योंकि रिपीटेड प्रेगनेंसी से भी हो सकता है, और जैसे कि मैम ने बताया एंडोक्राइन जो बीमारियाँ डिसऑर्डर्स होते हैं वो फीमेल्स में, औरतों में ज़्यादा होते हैं। तो मैम जैसे आपने बात किया, पहले तो हम ये कॉमन आपने बताया लड़कियों में ज़्यादा कॉमन होता है, तो अगर हम थायराइड डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये कितना कॉमन है एज कॉमन, मतलब लड़कियों या लड़कों में भी उनकी रेशियो जानेंगे, लड़कों को ज़्यादा होता है या लड़कियों को, जैसे आपने बताया थोड़ा डिटेल में बताइए। तो अगर हम हाइपोथायरॉइडिज्म की बात करें तो कुछ जो स्टडीज़ इंडिया से हुई हैं उसमें ऑलमोस्ट 10% एडल्ट्स को हाइपोथायरॉइडिज्म होता है। उसमें अगर हम मेल और फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स में 15% में होगा, मेल में 5% में होगा, तो इट इज़ अराउंड 3 से 4 गुना फीमेल्स में ज़्यादा होता है। और ये एज के साथ साथ इसका इंसिडेंस बढ़ता है। सो जैसे एज बढ़ती है उसके साथ साथ थायराइड डिसऑर्डर्स का इंसिडेंस भी बढ़ता है, वो चाहे हाइपोथायरॉइडिज्म हो चाहे गॉइटर हो, वो सबका इंसिडेंस एज के साथ बढ़ता है। जैसे मैम अगर एक लड़की अपने टीनेज में होती है तब भी हो सकता है, और जब वो पैदा होती है तब भी हो सकता है, मतलब ऐसे वैसे ज़्यादा स्पेसिफिक कितनी एज के बाद फीमेल्स को हो सकता है? ये कभी भी हो सकता है, एट बर्थ हो सकता है, एट प्यूबर्टी हो सकता है, लेटर ऑन हो सकता है। एज के साथ इसका रिस्क बढ़ता है। मतलब ये जो थायराइड डिसऑर्डर्स हैं ये हमें कभी भी हो सकते हैं, और जैसे जैसे अगर हम उसको नहीं ट्रीट करवाते तो रिस्क बढ़ता जाएगा और ये और भी डेंजरस बीमारी में तब्दील हो जाएगी। और अब हम जानते हैं कि सिम्टम्स होते होंगे थायराइड के कुछ ना कुछ, तो उसके बारे में आप बताइए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो गॉइटर हो सकता है, उसमें तो सिर्फ ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगी, हमें एक फीलिंग होगी कि हमारे गर्दन के सामने वाला हिस्से में कुछ गांठ हो गई है, वो तो सिंपल गॉइटर है। अगर वो कम काम करे, जिसको हाइपोथायरॉइडिज्म बोलते हैं, तो उसके सिम्टम्स होते हैं वजन का बढ़ना, थकावट का होना, उदासी रहना, कब्ज हो जाना, नींद का ज़्यादा आना, ठंड लगना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना और इवन कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। इसके साथ महिलाओं में एक और मुख्य लक्षण होता है माहवारी का अनियमित हो जाना। इसके ऑपोजिट, इसके सिमिलरली हाइपरथायरॉइडिज्म में इसके उल्टे लक्षण होते हैं, वजन का कम हो जाना, घबराहट होना, इसमें भी माहवारी की अनियमितता हो सकती है, पेट खराब रहना, बार बार स्टूल्स का आना, इसमें भी बीपी बढ़ सकता है। यही हाइपरथायरॉइडिज्म के मेन लक्षण हैं। लक्षण आपने बताए कि ज़्यादा मतलब वज़न कम हो जाएगा, हमें घबराहट होने लगेगी और पेट खराब रहने लगेगा, और डाइजेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी और हमें लगेगा कि हम पतले हो रहे हैं। क्या इसमें मोटे होना भी होता है? मोटे होना होता है हाइपरथायरॉइडिज्म में, वजन का बढ़ना हाइपोथायरॉइडिज्म में होता है और वजन का कम होना हाइपरथायरॉइडिज्म में होता है। मतलब वेट में जैसा भी डिफरेंस आए तो थायराइड से एसोसिएटेड हो सकता है। तो गर्ल्स, जैसे इसमें गर्ल्स में कहते हैं ज़्यादा कॉमन है, तो गर्ल्स के जैसे अपने माहवारी का बताया, तो गर्ल्स में कुछ स्पेशल सिम्टम्स भी होते हैं इसके? यही कि जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, तो वो उनका कम आना और जब आना तब अधिक मात्रा में आना, ये दोनों डिसऑर्डर्स में हो सकता है, हाइपो में भी एज वेल एज हाइपरथायरॉइडिज्म में भी हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर ने बताया गर्ल्स में पीरियड्स का या तो कम आने लगेंगे या तो बहुत ज़्यादा आने लगेंगे, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। डॉक्टर, इसका डायग्नोस कैसे किया जाता है? इसका डायग्नोसिस बहुत सिंपल है, थायराइड फंक्शन टेस्ट होते हैं, T3, T4, TSH। हाइपोथायरॉइडिज्म की स्क्रीनिंग के लिए सिर्फ TSH किया जाता है, अगर वो बड़ा हुआ है तो हम पूरी प्रोफाइल और इसकी एंटीबॉडीज भी चेक करवाते हैं। उसमें T3, T4 अगर लो हैं और TSH बड़ा हुआ है तब ये हाइपोथायरॉइडिज्म है, और इसके रिवर्स T3, T4 अगर बड़ा हुआ है और TSH सप्रेस्ड है तो वो हाइपरथायरॉइडिज्म है। डॉक्टर ने बताया बहुत ही सिंपल टेस्ट है। अगर आपको जो हमने लक्षण पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप भी उनका शिकार हैं, तो आप ये नॉर्मल से टेस्ट हैं जिससे पता चल जाएगा कि आपको थायराइड डिसऑर्डर है या नहीं, तो ज़रूर कराइए इन्हें। तो मैम, जो थायराइड डिसऑर्डर को ट्रीट कैसे किया जाता है, क्या एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है उसके लिए? तो ये एक सबसे अच्छा डिसऑर्डर है हाइपोथायरॉइडिज्म, जिसको हम आराम से ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक लिवोथायरोक्सिन नाम की दवाई होती है जो दी जाती है। इसकी डोज ग्रेजुअली बढ़ाई जाती है ओवर 3 से 4 हफ्ते पे, पर इसका सिर्फ यही है कि लाइफ लॉन्ग, ऑलमोस्ट 95% केसेस में ये लाइफ लॉन्ग चलती है ट्रीटमेंट। सिर्फ 5% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी दवाई कभी बंद हो सकती है, अदरवाइज लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होती है। बट इसमें आप बिल्कुल ठीक रहते हो। एक बार आपने दवाई शुरू कर दी तब आप में हाइपोथायरॉइडिज्म के कोई सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। लोगों को बहुत रहता है कि हम हाइपोथायरॉइड हैं इसलिए हमारा वजन बढ़ रहा है, पर अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपका वजन हाइपोथायरॉइडिज्म के कारण नहीं बढ़ रहा है, आपका वजन दूसरे किसी कारण से बढ़ रहा है। अगर आपकी ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से चल रही है तो आप अभी आपका थायराइड फंक्शन नॉर्मल होगा, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया बहुत ही सिंपल है, पिल्स दी जाती है, दवाई दी जाती है, वो कंटिन्यू करनी होती है और लाइफ टाइम ये चलती है मोस्ट प्रोबेबली, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये दवाई बंद हो। तो डॉक्टर, क्या ऐसा भी है कि दवाइयाँ तो चलो एक साइड हो गई,
सर्जरी भी करनी पड़ती है, ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं कभी इस चीज़ के लिए? तो जो मैंने आपको पहले ट्रीटमेंट बताई है वो हाइपोथायरॉइडिज्म की है। अब है हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म के लिए यूजुअली उसकी 2-3 वेराइटीज़ होती हैं। एक वेराइटी में हम सिर्फ दवाइयाँ देते हैं, यूजुअली 1.5 से 2 साल तक दी जाती हैं। उसमें उसके बाद पेशेंट रिमिशन में चला जाता है। कुछ पेशेंट्स में जहाँ पे गॉइटर बहुत बड़ा होता है या नोड्यूलर हो जाता है, वो कभी रिमिशन में जाने के उनके चांसेस बहुत कम होते हैं। उन केसेस में 2 तरह की थेरेपीज होती हैं। एक होती है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी और दूसरी होती है सर्जरी। तो वो पेशेंट के गॉइटर के साइज के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देनी है या सर्जरी करवानी। हाइपरथायरॉइडिज्म में होता है। हाइपोथायरॉइडिज्म की यूजुअल ट्रीटमेंट इज ओनली दवाइयाँ। तो हाइपर वाला सिर्फ दवाइयाँ हैं, अगर हाइपो है तो उसमें दवाइयाँ भी हो सकती है, सर्जरी भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। थायराइड तो है, वज़न बढ़ना आपने बताया, और भी उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होगी, कॉम्प्लिकेशंस होगी, उसके बारे में बताएं। तो एक तो मैंने आपको उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स बता दिए कि वेट गेन होना, वो भी एक पर्ट से बीमारी है। ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना और पीरियड्स का अनियमित हो जाना, ये इसके साथ एसोसिएटेड हैं जो साथ में हो सकती हैं। इसके अलावा हाइपरथायरॉइडिज्म में घबराहट के साथ साथ पैल्पिटेशंस होती हैं, धड़कन तेज चलती है, उसके कारण कुछ अरिथमियास हो सकते हैं, हार्ट की फंक्शनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और एक चीज़ और, हाइपरथायरॉइडिज्म में बोन्स पे बहुत फर्क पड़ता है। बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं जिसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस का एक बहुत बड़ा कारण हाइपरथायरॉइडिज्म। जैसे कि मैम ने बताया, हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या है कि बहुत सी प्रॉब्लम, वजन बढ़ जाएगा और भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। और मैम ने दूसरे, जब हमारा वजन कम हो जाता है तो बोन्स हमारी बहुत वीक हो जाती हैं और उससे भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैम ने डिस्कस की। तो ध्यान रखिए कि अगर आपको थायराइड होता है, आप उसको जल्दी से डायग्नोस कराइए और जल्दी से ट्रीटमेंट लिए, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। अगर आप उसको बहुत पहले स्टेज में और बहुत आगे के स्टेज में उसको डायग्नोस करा लेंगे। अब हम जानते हैं कि थायराइड से परहेज कैसे करें, उसे प्रिवेंट कैसे करें, क्योंकि जैसे हमने अभी सुना, मैम डॉक्टर ने बताया कि लाइफ टाइम उसकी दवाई खानी पड़ सकती है। तो इससे अच्छा हम ऐसा कुछ क्यों ना करें जिससे हम उसको प्रिवेंट कर सके। थायराइड को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका, हाइपोथायरॉइडिज्म को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका आयोडाइज सॉल्ट खाना, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। अगर हम नॉर्मल मात्रा में नमक का सेवन कर रहे हैं और वो आयोडाइज सॉल्ट है, तो हमें आराम से, हमें थायराइड का एक रीज़न उसका खत्म हो जाएगा। बाकी दूसरे रीज़न है लाइक ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है, ऑटो एंटीबॉडीज हो सकती हैं, वो सब को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं हम, बट इससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ होता है गोइट्रोजन्स, जो कि पेस्टिसाइड्स में होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स में होते हैं, उनके कारण भी ये हो सकता है। तो जब भी आप सब्जियां वगैरह खाएं, प्रेफरेबली उनको अच्छे से धोकर खाएं ताकि जो उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स वगैरह लगे हुए हैं वो वॉश हो जाएं। इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक बैलेंस डाइट में होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी भी कुछ केसेस में रिपोर्टेड है। तो अब एक हेल्दी बैलेंस डाइट खानी चाहिए विद आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो जैसे कि मैम ने बताया, एक बहुत मेजर, बहुत अच्छा तरीका इसको प्रिवेंट करने का है आयोडाइज्ड नमक खाना, आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना, जो कि नॉर्मल बहुत ही सस्ती अमाउंट में मिल जाता है और नॉर्मली मिल जाता है हमें मार्केट्स में। तो डॉक्टर, हमारा जैसे आज का टॉपिक है थायराइड इन गर्ल्स, तो एक लड़की को किस तरह की डाइट देनी चाहिए? आपने सॉल्ट तो बोला ही है, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं थायराइड होने के, ताकि वो थायराइड फ्री लाइफ जी सके। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैंने आपको बता दिया कि जो नमक घर में सब लोग यूज़ करें वो आयोडाइज्ड होना चाहिए। उसके बाद उस नमक को रखने के भी तरीके होते हैं। लाइक हम उस नमक को ला रहे हैं तो हमें उसे आइडली पैकेट के साथ ही डिब्बे में डाल देना चाहिए। उसको गीले हाथ नहीं लगने चाहिए, उसे धूप से दूर रखना है। आइडली जब खाना पक जाता है तो लास्ट में नमक डालना चाहिए ताकि उसमें आयोडीन रहे। तो ये कुछ तरीके हैं कि जो सॉल्ट का आयोडीन हम सबको बराबर मात्रा में मिल जाए, और हमें जो आयोडीन बिना का सॉल्ट लाइक काला नमक वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सभी बीमारियों से बचने के लिए हमें संतुलित आहार, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर ने बताया, ये चीज़ें हमें शायद नहीं पता, हमें तो ये पता था कि नमक खाओगे तो ठीक रहोगे, पर डॉक्टर ने बताया कि गीले हाथ नहीं लगाने, पैकेट में रखो, सबसे एंड में नमक डालिए ताकि उसका अमाउंट ऑफ आयोडीन बना रहे, और धूप में मत रखिए ज़्यादा नमक। तो डॉक्टर, जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए एक फाइनल मैसेज। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थायराइड डिसऑर्डर से बचने के लिए है आयोडाइज्ड सॉल्ट। हमें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, संतुलित आहार खाना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर।